नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवार। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको आसान भाषा में डिप्रेशन की पहचान बताऊंगा कि डिप्रेशन को कैसे पहचाना जाए, ताकि आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, अपने घर वालों की मदद कर सकते हैं, अपने आप की मदद कर सकते हैं और साथ में किसी रिश्तेदार की या कई जान पहचान की या दोस्तों की किसी की भी मदद कर सकते हैं, जो आप पहचान लेंगे कि डिप्रेशन के क्या क्या चिन्ह होते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं और क्या कैसे कैसे इसका इलाज होता है। तो ये सब आप जान पाएंगे। तो चलिए सीधा आज डिप्रेशन की पहचान के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन की परिभाषा क्या है। डिप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दोस्तों, सीन इन अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे भारत में ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। इट इज़ करेक्टराइज बाय परसिस्टेंट सैडनेस। इसके अंदर होता क्या है, जैसे सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, लॉस ऑफ प्लेजर एंड ए रेंज ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम दैट इंटरफेयर विद द डेली फंक्शनिंग। यानी कि इसके अंदर खास तौर पे जो सैडनेस है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है और रेंज ऑफ फिजिकल और इमोशनल सिम्टम है दैट इंटरफेयर विद डेली फंक्शनिंग। तो इस तरह से हम डिप्रेशन की छोटी परिभाषा जान सकते हैं। और आइए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं डिप्रेशन की पहचान में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर आखिर डिप्रेशन इतनी बड़ी बीमारी क्यों है, ये इतनी फैली हुई क्यों है और कितनी फैली हुई है और क्यों फैली हुई है और किन में फैली हुई है। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार जो ICMR और WHO ने जारी की थी, उसके अनुसार 5 से 10% इंडियन जो है पॉपुलेशन, वो डिप्रेशन का शिकार है दोस्तों। लाइफ टाइम प्रेवलेंस इज अराउंड 10 to 12%, विद वोमन ट्वाइस एज लाइकली टू बी अफेक्टेड एज मैन। यानी कि महिलाओं में ये 2 गुनी मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों देख लीजिए आप, प्रेवलेंस कितनी ज़्यादा है। डिप्रेशन इज मोर फ्रीक्वेंट डायग्नोज्ड इन अर्बन एरिया, बट रूरल एरिया आर इक्वली इफेक्टेड, दो ऑफन अंडर रिपोर्टेड ड्यू टू स्टिग्मा। यानी कि दोस्तों, ये शहरों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, गांवों में भी इक्वली पाई जाती है। लेकिन गांव के अंदर क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं होती, लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते, टैबू समझते हैं, स्टिग्मा समझते हैं और एक प्रकार का बुरी चीज़ समझते हैं, इसलिए वहाँ अंडर रिपोर्टिंग रहती है। तो डिप्रेशन इसलिए जो रिपोर्टिंग होती है वही हम सामने लेके आते हैं, तो इसलिए कह देते हैं कि अर्बन एरिया में है। लेकिन जबकि सच्चाई है कि कहीं पे भी इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। तो इसके बाद दोस्तों, इंडिया इज अमंग द टॉप 3 कंट्री विद द हाईएस्ट एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन ग्लोबली। आपको ये जानकर अचरज होगा कि भारत में वर्ल्ड के अंदर 3 अगर कंट्रीज का नाम लिया जाए तो टॉप 3 कंट्रियों में शामिल है डिप्रेशन। तो ये एक बहुत ही बड़ी सामाजिक और इसके साथ साथ हमारे आर्थिक पहलू भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। सामाजिक पहलू तो जुड़े हुए हैं, साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये बर्डन का रूप लेती है दोस्तों। दोस्तों फिर हम बात करते हैं इसकी कि कौन कौन से एज में ये ज़्यादा होती है। आमतौर पे पूछा जाता है कि किस एज में ज़्यादा मिलती है। तो डिप्रेशन एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकती है, बट इट्स मोस्ट कॉमन सीन इन द 20 to 40 ईयर एज ग्रुप। यानी कि 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में अधिकतम पाई जाती है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात और सबसे कंसर्न वाली बात यही है कि 20 से 40 साल की उम्र ही होती है जो किसी देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है, उसके इकोनॉमी को बढ़ाती है, आर्थिक क्षेत्र में वो काम करती है। तो आप जान सकते हैं कि इस कॉमन एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप के अंदर अगर ये डिप्रेशन होगा तो कामकाज प्रभावित होगा, राष्ट्र के लिए ये एक प्रकार से बर्डन साबित होगी दोस्तों। तो अगली बात ये है कि एडोलसेंट एंड यंग एडल्ट आर इंक्रीजिंग शोइंग सिम्टम ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर। आप सोच सकते हैं दोस्तों, आजकल पढ़ाई का कितना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर है और माता पिता बच्चों के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी वजह से, एकेडमिक प्रेशर की वजह से और बेरोजगारी की वजह से और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से और हमारे जो लाइफस्टाइल चेंज है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है। कॉमन इसके अंदर अपने डिप्रेशन
के पैदा होने के लिए ये सारे चीज़ें इसका कारक है, कारण बनती जा रही हैं। एल्डरली इंडिविजुअल में आल्सो डेवलप डिप्रेशन ड्यू टू लोनलीनेस, फिजिकल इलनेस, बेरीवेमेंट। ऐसा भी नहीं है कि बुजुर्गों को नहीं होती, बुजुर्गों को दूसरी तरह के कारण ये बन जाते हैं, जैसे कि वो अकेले रहते हैं, माता पिता अकेले छूट जाते हैं, बच्चे काम काज पे चले जाते हैं या दूसरे शहर में चले जाते हैं तो वो अकेला महसूस करते हैं, लोनलीनेस, और दूसरा फिजिकल इलनेस भी उनके अंदर ज़्यादा हो जाती है इस उम्र में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 20 से 40 साल की उम्र में ये ज़्यादा होती है और एडोलसेंट के अंदर भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लाइफ प्रेशर बढ़ रहा है, पढ़ाई का प्रेशर और बेरोजगारी का प्रेशर। तो इस तरह से ये इस एज ग्रुप में ज़्यादा मिलती है। उसके बाद मैं बात करूंगा, तो अगर कोई पूछेगा इसके कारण क्या है, दोस्तों कारण एक नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कारण होते हैं इसके। जैसे इसको कहते हैं मल्टी फैक्टोरियल, यानी कि बहुत सारे कारण वाला बीमारी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल कॉज, इसके मुख्य 3 प्रकार की सफियर में ये कारण बनते हैं। जैसे बायोलॉजिकल कारण है, साइकोलॉजिकल कारण है, सोशल कारण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कारण की। तो इम्बेलेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, बायोलॉजी का मतलब है कि जो शारीरिक रचना है हमारी दिमाग की, जिसके अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, क्योंकि न्यूरॉन से बनते हैं तो ये केमिकल एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं मैसेज लेके, तो उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वो जब उनके अंदर इम्बेलेंस आ जाए तो ये डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर खास तौर पे सीरोटोनिन हो गया, नोर एफिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन हो गया। इसी तरह से दोस्तों जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन में भी होती है, यानी कि जेनेटिक लिंक भी होता है। जेनेटिक लिंक मतलब फैमिली की हिस्ट्री, जैसे माता पिता को है, दादा दादी को है, या पिताजी को है, भाई बहन को है। तो इस तरह से अगर फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है, तो उसके अंदर भी ये ज़्यादा पाई जाती है। तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर है दोस्तों लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप की मतलब यूं लगा लीजिए कि इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स हो जाता है उसको, पेसिमिस्टिक थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग, हर बात में वो नकारात्मक विचार रखता है, हर बात में अपने आप को असहज महसूस करता है, अनेबल महसूस करता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, और ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ये गलत क्यों है, हर चीज़ पे सवाल उठाना, मतलब नेगेटिव थिंकिंग। और अपने दूसरा साइकोलॉजी फैक्टर है कि परफेक्शनिज्म, कई लोग कहते हैं कि एक भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई काम करते हैं तो उसके अंदर वो पूरी तरह से मगन होना चाहते हैं और वो किसी का थोड़ा सा भी त्रुटि बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर में ये आ जाते हैं। फिर दोस्तों जैसे कोई लाइफ ट्रॉमा है जीवन में, खास तौर पे अर्ली लाइफ में किसी तरह का कोई मतलब दुर्व्यवहार हुआ हो, रेप हुआ हो, या किसी मेंटल ट्रॉमा हुआ हो, या फिजिकल ट्रॉमा हुआ हो बचपन के अंदर, या अपने माता पिता बिछुड़ गए हों, लॉस हो गया हो, इस तरह की कुछ साइकोलॉजी फैक्टर भी डिप्रेशन का कारण बनती है। फिर हम बात करते हैं सोशल फैक्टर की। दोस्तों सोशल फैक्टर में रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे पति पत्नी में बन नहीं रही है, माता पिता के अंदर बच्चों में बन नहीं रही है, बच्चे के साथ दोस्तों पीयर प्रेशर है, वो दोस्तों के साथ नहीं बन रही है, आइसोलेशन है, अकेले रह रहे हैं और किसी से बातचीत नहीं हो रही है। फिर बेरोजगारी भी इसका एक कारण है दोस्तों। तो बेरोजगारी होने की वजह से भी ये हमारे अंदर सोशल फैक्टर की वजह बन सकते हैं, डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं। तो इस तरह से फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है दोस्तों, कि फाइनेंशियल स्ट्रेस का मतलब है कि किसी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा हो, काम काज अच्छा नहीं चल रहा हो, या एकेडमिक प्रेशर आ रहा हो, काम का प्रेशर है, दफ्तर का प्रेशर है। इसी तरह स्टिग्मा एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है दोस्तों। फिर हम कुछ मेडिकल कंडीशन होती है जिसके कारण डिप्रेशन बन जाती है, जैसे डायबिटीज है, थायराइड डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज है। उसके बाद दोस्तों सब्सटेंस एब्यूज है। तो इस तरह से ये इसके डिप्रेशन के मुख्य कारण है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो इनको मिलाकर हम एक शब्द बोलते हैं बायो साइको सोशल। फिर दोस्तों कोई अगर ये कहे कि इसके कोर सिम्टम बताओ, हमें तो सिर्फ ये है कि पूरी तरह से मुख्य मुख्य क्या सिम्टम है इसके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान, यानी कि 2 हफ्ते के दौरान, कम से कम 2 हफ्ते के दौरान किसी का डिप्रेस्ड मूड है, या लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, या रिड्यूस्ड एनर्जी है, यानी कि उसका जो है मूड जो है डिप्रेस्ड है, यानी कि दुखी है,
सैड रह रहा है वो, और ये पूरे दिन लगातार, पूरे दिन 24 घंटे दुखी रहता है, सैड रहता है, उदास रहता है। दूसरी बात ये है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी लॉस ऑफ प्लेजर एक्टिविटी, जैसे कि पहले टीवी देख रहा था अब टीवी नहीं देख रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा था अखबार नहीं पढ़ रहा है, कोई एंजॉय की चीज़ कर रहा था कार्टून वगैरह देखता था, या कोई और ऐसा काम जो वो इंटरेस्ट से कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा है, तो इसको लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तो रिड्यूस्ड एनर्जी है, सारा दिन ये महसूस करता है मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, मैं हर छोटी छोटी चीज़ पे थक जाता है, थोड़ा सा काम करे थक जाता है, उत्साह नहीं है शरीर में। तो ये इसके 3 कार्डिनल फीचर हुए दोस्तों, कोर सिम्टम हुए डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूस्ड एनर्जी। लेकिन दोस्तों इसके साथ कुछ और भी है एडिशनल सिम्टम, जैसे रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, अटेंशन, अटेंशन ही नहीं बन रही है, काम में ध्यान नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं फिर भी मन नहीं लग रहा है, लो सेल्फ एस्टीम है, अपने आप को थोड़ा नीचा समझ रहा है, इन्फियोरिटी कम्प्लेक्स ही आ जाती है, काम करने का कॉन्फिडेंस नहीं है इतना, गिल्ट फीलिंग हो रही है, फीलिंग ऑफ अर्थ, अपने आप को कहते हैं मैं तो कुछ नहीं हूँ इस संसार में, मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, तो इस तरह की वर्थलेसनेस की फीलिंग आ जाती है। फिर स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, उसको सारे रात सो नहीं पाता है, चेंजेस इन एपिटाइट भी हो जाती है दोस्तों, उसकी भूख भी मर जाती है, कईयों को भूख ज़्यादा लग जाती है, तो चेंज इन एपिटाइट हो जाती है। फिर पेसिमिस्टिक व्यू आ जाता है, जैसे कि हर चीज़ में नकारात्मक व्यू, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य खराब है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म, कई बार जब ज़्यादा बढ़ जाती है डिप्रेशन तो सेल्फ हार्म, अपने आप को नुकसान पहुंचाना या सुसाइडल थॉट के बारे में, तो ये एडिशनल सिम्टम हुए दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें ना डिप्रेशन में ग्रेडिंग है, जैसे माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। तो जो माइल्ड डिप्रेशन है उसमें कम से कम 2 कोर सिम्टम जो अभी डिस्कस किए हैं वो होने चाहिए, और 2 एडिशनल सिम्टम जो हमने डिस्कस किए हैं वो होने चाहिए। फिर मॉडरेट एपिसोड अगर है तो 2 कोर सिम्टम होने चाहिए और 4 एडिशनल सिम्टम होने चाहिए। अगर सीवियर है दोस्तों तो उसमें 3 कोर सिम्टम होने चाहिए और 5 से ज़्यादा एडिशनल सिम्टम होने चाहिए दोस्तों, तो ताकि हम उसको सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड कह सकें। और ये 2 तरह के होते हैं सीवियर में, क्या है कि बंदे को थोड़ा पागलपन का दौरा जिसको कह सकते हैं हम, साइकोटिक बिहेवियर आ जाता है। तो एक तो होता है विदाउट साइकोटिक बिहेवियर, दूसरा साइकोटिक बिहेवियर। तो इस तरह से साइकोटिक में उसको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन वगैरह आने लग जाती है। तो दोस्तों इसके साइन सिम्टम की समरी अगर मैं प्रस्तुत करूं तो ये होगा परजिस्टेंट सैडनेस, टीयरफुलनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, स्टडी, हॉबीज, है ना, तो किसी चीज़ में काम नहीं लगेगा, काम में, पढ़ाई में, है ना, फैटिक, लो एनर्जी, पुअर मोटिवेशन, मोटिवेशन नहीं होएगी, अपने आप को थकान महसूस करेगा, और नींद खराब हो जाएगी, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, काम कंसंट्रेशन से नहीं कर पाएगा, और याद भी नहीं रख पाएगा, मेमोरी में भी लॉस हो जाएगा, चेंज इन एपिटाइट में भी हो जाएगा, अपने आप को बिल्कुल जीरो समझेगा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मेरा भविष्य का क्या होगा, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, गिल्ट फीलिंग आ जाएगी, और कभी कभी जब सीवियर हो जाए तो सुसाइडल थॉट आने लग जाती है दोस्तों। दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी कोई भी बीमारी आ जाए तो ट्रीटमेंट आप एक एक्सपर्ट से जरूर लें, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही आपकी बीमारी को सही ढंग से जान पाएगा। और अगर किसी को डिप्रेशन की बीमारी है तो उसे साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना चाहिए, किसी अन्य के पास नहीं, क्योंकि वही इस क्षेत्र का एक्सपर्ट होता है। तो आज हम इसकी थोड़ी सी ब्रीफ में बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन की। जैसे कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है दोस्तों इसमें, यानी कि दवाइयाँ देकर ट्रीटमेंट होती है, उसको फार्माकोथेरेपी बोलते हैं। जैसे SSRI, कुछ ग्रुप है दवाइयों के, SNRI, SSRI, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर, एंटीसाइकोटिक, है ना दोस्तों। फिर साइकोथेरेपी कर सकते हैं इसमें, जब उसमें दवाई नहीं देते लेकिन हम साइकोथेरेपी करते हैं, जैसे कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड कोग्निटिव थेरेपी, फैमिली या ग्रुप थेरेपी करते हैं। फिर लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए सपोर्टिव मेजर भी लेते हैं, जैसे उसको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कहते हैं, बैलेंस डाइट देने के लिए कहते हैं, एडिक्वेट स्लीप हाइजीन के लिए कहते हैं, रिड्यूसिंग अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, शराब से दूर रहने के लिए बोलते हैं, बिल्डिंग सोशल सपोर्ट और कंसंट्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे योगा कर लिया, मेडिटेशन कर ली, माइंडफुलनेस कर ली।
और फिर सीवियर केसेस में बहुत ज़्यादा है तो उसमें हम ईसीटी लगाते हैं, जिसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी बोलते हैं दोस्तों, या फिर ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन भी एक इसका इलाज है दोस्तों। तो वो सीवियर डिप्रेशन में होता है दोस्तों। तो मैंने आज साधारण भाषा में आपको बताया है दोस्तों। अगर आपको मेरा ये प्रयास ठीक लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं आपको मेंटल हेल्थ के ऊपर जितनी भी बीमारियां हैं उसकी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।